एग्जाम में जरूर मिलेगा जो मैं आज कराऊंगा। एक क्वेश्चन जरूर दे देंगे एग्जामिनर। क्या क्वेश्चन है वो देखिए, पीछे शिवम सुमित इधर भाई देखो, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, बहुत सही स्पीड में भी करेंगे ना तो भी दिख रहा है कि मिड जनवरी आएगा आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा होते होते, क्योंकि इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स और इक्विलिब्रियम बचा हुआ है, ठीक है। और फिजिक्स में भी आएगा मिड जनवरी, क्योंकि उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म होने के बाद भी 4 चैप्टर बचेंगे। हालांकि उसमें 2 चैप्टर बहुत छोटे हैं और 2 चैप्टर ठीक ठाक है, तो सभी दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस जाएगा 15 जनवरी तक। तो मैक्सिमम 1 महीना मिलने वाला है हम लोगों को रिवाइज करने का। तो वो 1 महीने में आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का स्टार्टिंग का पोर्शन रिवाइज होगा ना, क्योंकि लास्ट वाला तो रिसेंटली डिस्कस हुआ अभी। अब जीओसी अभी करा है, रेडॉक्स रिएक्शंस अभी करा है, हाइड्रोकार्बन कराऊंगा तो वो भी अभी होगा, तो उसको दोबारा हम रिवीजन में नहीं लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? रिवीजन में क्या लेंगे? स्टार्टिंग वाला कंटेंट। तो इतना रखो कि हम रिवीजन कर सके शुरुआत के 3 से 4 चैप्टर्स की, और बाद वाले चैप्टर्स को अच्छे से करके रखिए। जीओसी अभी चल रहा है, इसमें नोमेनक्लेचर आप लोगों को करवाया गया, अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर के बाद क्या क्या करवाया गया थोड़ा याद करते हैं एक बार। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, बॉन्ड्स टूटते कैसे हैं। तो बॉन्ड टूटते कैसे जरा बताओ। दिव्य वहां से दिखेगा नहीं, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ इस वाली में। सो मैंने क्या बोला, बॉन्ड टूटते कैसे हैं? या तो बॉन्ड टूटते हैं होमोलिटिकली, या बॉन्ड टूटते हैं बोलो कैसे, हेट्रोलिटिकली। आपको बताया गया था अगर पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर एक ही एटम ले जाता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, और अगर कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी अ होमोलिटिक फिजन। उसके बाद आपको बताया गया था 2 तरह की स्पीशीज बनती है, कार्बोकटाइन और एक कार्बो अनायन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कार्बोकटाइन, नेगेटिव आया तो बोलो क्या है, कार्बो अनायन। इज दिस क्लियर? इसके बाद हाँ भाई बातें नहीं, ध्यान सुनो। उसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का डिफरेंस लास्ट क्लास में समझाया गया था, ठीक है ना। अगर आप छुट्टी पे थे किसी वजह से तो आप वीडियो से कवर कर लीजिए उसको। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये इफेक्ट समझाने स्टार्ट किए थे, जिसमें जो पहला इफेक्ट मैं आप लोगों को करवा रहा था उसका नाम क्या था बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे भाई, हम कर चुके हैं ऑलरेडी हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट। अंदर आ जाओ, विशेष इतना बाहर क्यों बैठे हो आप लोग, थोड़ा सा ये बीच में बच्चे हल्का हल्का आगे हो जाओ, इधर बीच में इतनी जगह छोड़ रहे हैं, नहीं दिखेगा वहां से। दिव्यम आप रियान के आगे आ जाओ, रियान के आगे आ जाओ ना इधर, बस ठीक है। तो भैया एक बात सुन लीजिए भाई, मैंने आखिरी क्लास में एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा ढंग से सुनना, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आप लोगों को। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बताया गया था, क्योंकि इंडक्टिव में एक शब्द छिपा हुआ है इंडक्शन, और इंडक्शन होता है कि बिना किसी कॉन्टेक्ट के कुछ जब क्रिएट हो जाता है तो बोलते हैं इंडक्शन। जैसे कि मैं यहाँ बैठे बैठे आपको गुस्से में डरा दूं, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक तो होता है कॉन्टेक्ट से कोई चीज करना, और एक होता है कि बिना कॉन्टेक्ट के किसी चीज का असर डलना, वो होता है बेसिकली इंडक्शन। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने क्या बोला था कि अगर आपकी कोई कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, और उसके साथ में एक ऐसा एटम लगा हुआ है जो कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, you know that कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में चल रहा था उसका ज्यादा खिंचाव किस तरफ को होगा, मींस द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये शेयरिंग ऐसे चली ही नहीं रही होगी, ये शेयरिंग ऐसे चल रही होगी क्लोरीन के पास ज्यादा समय और कार्बन के पास कम समय, फिर क्लोरीन के पास ज्यादा समय, मींस द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेंड देयर मोर टाइम टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। दैट्स व्हाई द क्लोरीन एटम विल एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वाइट इट विल बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बताया था कि जब बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव आएगा और दूसरे वाले के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव आएगा। बातें नहीं होने बिल्कुल भी, टॉपिक को समझो बस। तो पूरी तरीके से टूटेगा तो एक पे प्रॉपर नेगेटिव आएगा, एक पे प्रॉपर पॉजिटिव आएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटा, सिर्फ और सिर्फ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा खिंचाव हमेशा क्लोरीन की तरफ रहता है, जिसके कारण क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव हुआ लेकिन पार्शियली, मतलब पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं आया, बट नेगेटिव जैसी कुछ डेंसिटी क्रिएट हो चुकी है वहां पर। अब इसके पास से इलेक्ट्रॉन भाग गए तो पार्शियल नेगेटिव, ये वाला बोलो कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी है। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर समय ज्यादा वहां बिता रहे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं। फिर जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, कोई भी चीज सबसे ज्यादा स्टेबल और न्यूट्रल स्टेट में रहती है भाई। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो ये अपने पॉजिटिव को कम करने की कोशिश करेगा ताकि न्यूट्रल बनने लगे। तो ये क्या करता है, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग चल रही होती है, ये उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है और कुछ अपनी पॉजिटिव डेंसिटी को कम करने की कोशिश करता है, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। याद आया कि नहीं आया? इस क्लोरीन ने इसके ऊपर क्रिएट करा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के, आशु यहां पर। फिर इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगी अपने पॉजिटिव को हटाने के लिए अपने बगल वाले से शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है,
जिससे इसका पॉजिटिव थोड़ा बहुत कम होने लगता है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव आने लगता है। लेकिन एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला या ये वाला? तो पहले वाला ज्यादा पॉजिटिव है और ये वाला कम। भले ही वो दो बना रखे, वो मजबूरी है हमारा दूसरे कार्बन पे ऐसे बनाना, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव इसके ऊपर होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि बोला था कि अगर -100 इसको मानो तो +100 इसका होगा, फिर ये कुछ डेंसिटी को यहां से खींचेगा तो थोड़ा सा इसका कम हो जाएगा, +100 की बजाय +90 +80 बचेगा, लेकिन कुछ प्लस इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। फिर ये अपने प्लस को हटाने के लिए बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, जिसकी वजह से फिर उसके ऊपर प्लस आ जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नहीं आ रहा याद? आ गया याद? लास्ट क्लास बताया गया था कि व्हेन सम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से आगे जुड़ गया तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा खिंचाव कार्बन की चेन की तरफ होगा, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? बोलो पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। फिर वही बात आती है कि कार्बन ना तो पॉजिटिव के साथ स्टेबल है ना नेगेटिव के साथ। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो इसने अपने कुछ चार्ज को, क्योंकि न्यूट्रल रहना चाहता है, कुछ चार्ज को आगे पुश कर दिया, थोड़ा नेगेटिव इसके ऊपर आ गया। इसने अपने ऊपर नेगेटिव देख के थोड़ा चार्ज को आगे पुश कर दिया, उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। कहने का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है अगर ध्यान से समझा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन चेन के साथ या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके जुड़ जाता है, या कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है। विड्रॉइंग और डोनेटिंग का मतलब ये होता है कि या तो ऐसा एटम जुड़ा हुआ है, ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन चेन से, या ऐसा जुड़ा हुआ है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो दोनों ही सूरत हाल में या तो पूरी कार्बन चेन के ऊपर एक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लग जाएगा, या पूरी के ऊपर बोलो क्या? नेगेटिव। और ये होता किसी एक पे ही है, लेकिन वो दूसरे पे करता है और वो तीसरे पे करता है। होता है ना कि असर डालना, कि मुझ पे कुछ हुआ तो इसके बगल वाले पे असर डाला, उसने उसके बगल वाले पे असर डाला। तो जब ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, बट ये अपने पॉजिटिव को हटाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इसमें भी प्लस आ जाता है, और ये अपने प्लस को हटाने के लिए कुछ इससे खींचता है तो इसके ऊपर भी प्लस आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्लस किसके ऊपर होता है? पहले वाले कार्बन के ऊपर। देवदत्त नहीं आ रही बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते भी ऐसा, ये डोनेट करता है, इसके ऊपर माइनस आता है, अपने माइनस को कम करने के लिए कुछ ये इसको दे देता है, फिर अपने माइनस को कम करने के लिए कुछ ये इसको दे देता है। बिकॉज कोई भी चीज ना तो पॉजिटिव के साथ स्टेबल है ना नेगेटिव के साथ। आपको ये अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है चेन से तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बोलो क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। यही सब मैंने आपको लास्ट तक सिखाया था बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं तुम्हें इसके ऊपर क्या क्वेश्चन सिखाने वाला हूं वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास बोर्ड में पीडीएफ भी खोल के दिखाई थी ना इसकी, ओ सॉरी बुकलेट की, तो याद आ रहा है पक्का? अगर है तो बताओ, फिर तो मैंने भेज रखी होगी। हाँ बंद कर दूं क्लास बोर्ड पे प्लीज। तो इंडक्टिव इफेक्ट कुछ याद आया कि नहीं आया भाई? ओ भाई याद आ गया? तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए, कुछ बड़ी जरूरी चीज मैं इसके क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको करवाने जा रहा हूं। आप लोगों को यहां पर ये एक्सप्लेन करा गया था, ये एक्सप्लेन करा गया था, बातें नहीं प्लीज। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को लास्ट क्लास में, अगर आप लोग आए थे 2 मिनट देख लीजिए फिर से। एक कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बॉन्ड that results in the polar covalent bond. Such the polarization of sigma bond which result in the polarization of the adjacent sigma bond. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो इसके ऊपर कुछ पोलराइजेशन करता है, मतलब प्लस माइनस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक और एडजेसेंट कार्बन पे भी यही पोलराइजेशन हो जाता है। सिंपल सिंपल समझ रहे हो ना चीज को? इसको बोलते हैं बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट। अब सुनिए, मैंने आपको दो तरह के इफेक्ट बोले, एक माइनस आई इफेक्ट और एक बोलो क्या? प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल सुन लीजिए। ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट करवा देंगे? पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि ये कौन से ग्रुप है? बोलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन से ग्रुप है? विड्रॉ करेंगे तो चेन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों आएगा? सुमित नहीं आया लॉजिक समझ में? क्योंकि ये सिर्फ इस पे क्रिएट करता है, लेकिन ये अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए इससे खींचने लग जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे भी क्रिएट हो जाता है। तो विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से? तो एग्जांपल दिया था कि विड्रॉइंग ग्रुप में एक NO2 है, एक CN है, समझो मेरी बात को, एक COOH है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, समझ रहे हैं बात को, एक ब्रोमीन है, और ये मैंने ऑर्डर में लगाया। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कौन सा ग्रुप करने वाला है? NO2। फिर कौन करने वाला है? बोलो CN।
समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला है भाई। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी में आते हैं। और डोनेटिंग में कौन कौन आते हैं? तो डोनेटिंग में ध्यान रखिएगा, जो CH3 ग्रुप होता है, देखो ये रहा CH3 ग्रुप इज इटसेल्फ अ डोनेटिंग ग्रुप, और सबसे ज्यादा इंडक्टिव में इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों। फिर C2H5 है और बच्चों हाइड्रोजन है। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है, समझा देते हैं एक बार, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग। मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा, हालांकि इसके बाद ये नया इफेक्ट्स कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। ढंग से सुनना बच्चों, मैं आपके सामने तीन चीजें रख रहा हूं। एक मेरे पास है ये, अच्छा कौन सा डिग्री कार्बोकटाइन है, बस मुझे ये बता दो, ये वाला। बहुत अच्छे बच्चों, 1 डिग्री कार्बोकटाइन है। फिर वही बातें, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये वाला बोलो क्या है, ये सिंपल है भाई। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है पता है आप लोगों को, इन चारों में से सिंपल कार्बोकटाइन, 1 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री। किसी बच्चे को नहीं पता तो बस इतना सा होता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया। अगर जिस पे पॉजिटिव हो 3 से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री, जिस पे पॉजिटिव हो 2 से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? ऐसे 1 डिग्री और सिंपल। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है? देखिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन सिखाऊंगा, अगले 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अरे जतिन कह रहा 1 डिग्री वाला, मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, अगले क्वेश्चन आप खुद दिमाग लगा करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से सुनना, देखते हैं आप अपना लॉजिक लगा पाते कि नहीं लगा पाते। देखिए कोई भी चीज सबसे ज्यादा स्टेबल तब होगी जब वो न्यूट्रल के पास होगी। क्या होगी बोलो? ना तो कोई चीज पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल है, ना ही कोई चीज नेगेटिव के साथ स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगी? जब वो न्यूट्रल होगी। क्या होगी बोलो? अभी सबके ऊपर पॉजिटिव है, बट मुझे ये देखना है कि सबसे कम पॉजिटिव किसके पास है। आशु इधर भाई, सब पे पॉजिटिव है, लेकिन मुझे देखना है कि सबसे कम पॉजिटिव किसके पास है, यानी सबसे ज्यादा न्यूट्रल के नजदीक कौन है, न्यूट्रलिटी के सबसे नजदीक कौन है। जो सबसे ज्यादा न्यूट्रल को अप्रोच कर रहा होगा वो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बिकॉज मैंने बोल दिया कि सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन से होंगे? न्यूट्रल वाले। पॉजिटिव भी स्टेबल नहीं होते, नेगेटिव भी स्टेबल नहीं होते। अब हम ढूंढते हैं कि इन सबके पॉजिटिव में सबसे कम पॉजिटिव किसके ऊपर दिखना चाहिए। अब आप लोग एक बात मुझे बताओ जरा बच्चों, कि जो ये हमारा लगा हुआ है CH3, ध्यान समझना इस ग्रुप को, CH3 को। अभी अभी तुम पढ़ के आए हो कि इसका ना नेचर होता है प्लस आई इफेक्ट का। कैसा नेचर होता है बोलो? अभी अभी पढ़ के आए हो कि CH3 एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। ये सारे ग्रुप जो ऊपर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं। तो ये डोनेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो मुझे तुम ये बताओ, अगर CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कम करेगा या और बढ़ाएगा? सोच समझ के जवाब देना, एकदम मत देना। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पॉजिटिव को कम करेगा या बढ़ाएगा? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज की क्रिएशन करवाता है, तो प्लस को खत्म करेगा। अरे कोई डोनेट कर रहा है तो अपने ऊपर पॉजिटिव करेगा, इसको तो खत्म करने लगेगा ना। तो जो हमारा कार्बोकटाइन है उसका पॉजिटिव कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ। बहुत अच्छे बच्चों, कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ी? बढ़ी। आशीष नहीं आया समझ में? सिंपल लॉजिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं रटना होता अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। दूसरी चीज मुझे बताओ जरा, दूसरी चीज मुझे बताओ, इस वाले के अंदर क्या चल रहा है? इस वाले में भी पॉजिटिव है, लेकिन डोनेशन यहां से भी हो रहा है और डोनेशन यहां से भी हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये भी है, ये भी है। अब आप मुझे बताओ, दोनों अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पॉजिटिव यहां पर भी कम कर रहे होंगे। अच्छा ज्यादा पॉजिटिव किसमें कम हो गया होगा? सेकंड वाले में। विनय नहीं है बस में यार, एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव खत्म हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब उसके ऊपर नेगेटिव का क्रिएट करना, तो पॉजिटिव थोड़ा कम हुआ होगा। अरे नहीं यार, यहां पर दो CH3 लगे हुए हैं, वो डोनेट करेंगे तो पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, पॉजिटिव और कम हो जाएगा, पॉजिटिव और कम हो जाएगा। और इस वाले में जरा मुझे बताओ, इस वाले में मुझे जरा बताओ क्या है? हैं? ये भाई साहब कौन है? 3 डिग्री। ये डोनेशन, ये डोनेशन, ये डोनेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव को कम कर देंगे। और इस वाले में बताओ जरा, इस वाले में आप कहोगे सर ये तो खुद है। अरे भैया इसके ऊपर तो पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव को कोई साइड वाला इंडक्शन करेगा, कोई लगेगा तभी तो इसका प्लस कम करेगा या प्लस को बढ़ाएगा। बट इसके पास तो कोई भी ऐसा ग्रुप, इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास एक CH3, इसके बाद 2 CH3, उसके बाद 3 CH3। आपसे मेरा सवाल ये कि सब पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूट्रल के नजदीक कौन होगा इन सब में? 3 डिग्री वाला। रटना पड़ रहा है, समझ में आ रही है वाली बात? सबसे ज्यादा न्यूट्रलिटी के नजदीक, रियान सबसे ज्यादा न्यूट्रलिटी के नजदीक कौन सा वाला कार्बोकटाइन है? इट इज 3 डिग्री कार्बोकटाइन। लक्षित नहीं है ये बात समझ में? क्योंकि उसके पास 3 CH3 लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, जो कि प्लस चार्ज को खत्म करने लगेंगे और सबसे ज्यादा न्यूट्रल को अप्रोच यही वाला करेगा। सो आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा हो गया बोलो? 3 डिग्री वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है और ये लीस्ट स्टेबल हो गया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों से कि व्हाई 3 डिग्री कार्बोकटाइन्स आर मोर स्टेबल देन
2 डिग्री कार्बोकेटाइंस, these are more stable than 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस सिंपल कार्बोकेटाइन। कुछ समझ नहीं आया लेकिन सर, नहीं आया ना? नहीं आया। अगर मैं यही क्वेश्चन अब बदल दूं, अब मैं तुमसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, मैं अब कुछ अगला समझाऊंगा नहीं, एक बात का बस हिंट दे रहा हूं, क्या चीजें सबसे ज्यादा स्टेबल तब होती हैं जब वो न्यूट्रल को अप्रोच करती हैं। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, सभी सोचना कि कौन ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। चलिए बताइए, दिस टाइम वी हैव कार्बन आयंस, हो सकता है ऐसा? अरे कार्बन आयन हो सकते हैं ना? चलिए बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन इनमें से कौन सा है? तीसरी डिग्री या तीसरे वाला? तीसरे वाला, क्योंकि आप लोगों ने इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आप लोगों ने सबने ये कॉन्सेप्ट लगाया, क्लास ध्यान से देखिए, इन सबके अंदर आप लोगों को पता है CS3 डोनेटिंग नेचर का ही है, उसका नेचर नहीं बदलेगा। मोनी एक बार मम्मी को कॉल कर ले, फोन आ रहा, पूछ ले। भाई आप लोग मुझे बस ये बताओ, जो ये CS3 है वो किस तरह का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अगर वो डोनेटिंग है, देखो चाहे कार्बोकेटाइन है चाहे कार्बन आयन हो, उसका नेचर तो डोनेटिंग है भाई, वो तो डोनेटिंग नेचर का है, दानी स्वभाव का आदमी है ना ये, तो CS3 जो है वो तो डोनेट ही करेगा चाहे कहीं भी लग जाए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब ये डोनेट करेगा तो ये इसके माइनस को कम करेगा या और बढ़ाएगा? वीडियो चल रही है ना? क्या हो गया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, खुशी इधर, CS3 अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये माइनस को और बढ़ाएगा या घटाएगा? बहुत बढ़िया, और बढ़ाएगा। सिंपल लॉजिक है यार, मैं बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। अगर तुम बेसिक से अच्छे समझते आ रहे हो, तुम्हें पता है होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कहीं नहीं फंसोगे थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th तक भी। तो अब आपसे मेरा बस सवाल ये था कि ये बढ़ाएगा, अच्छा अगर ये माइनस को बढ़ाएगा तो इसको स्टेबल कर रहा है या और अनस्टेबल कर रहा है? और अनस्टेबल कर रहा है CS3 तो भाई। ऐसा इसमें इधर भाई शिवम 3 CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अगर 3 CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो माइनस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ये तो स्टेबल नहीं हो रहा है, तो बोलो क्या हो रहा है? और अनस्टेबल हो रहा है। अक्षर नहीं आ रही बात समझ में? इधर कितने CS3 ऐसा करेंगे? 2 CS3 माइनस को बढ़ाएंगे। तो मुझे तुम ये बताओ, CS3 स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, घटा रहा है? घटा रहा है, स्टेबिलिटी घटा रहा है। बट यहां पर ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था, ये पॉजिटिव को खत्म कर रहा था, बट यहां पर ये नेगेटिव को और बढ़ा रहा है। इसका मतलब सबसे बेकार, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा वाला केस है? 3 डिग्री वाला ही ना, पहले से नेगेटिव था और नेगेटिव बढ़ गया, सबसे बेकार तो ये, सबसे अनस्टेबल तो यही है। नहीं आ रही बात समझे? तो सबसे स्टेबल कौन होगा? जिसमें ऐसा कोई CS3 नहीं लगा हुआ डोनेशन वाला, इसमें 3 लगे, उसमें 2 लगे, इसमें 1 लगा, इसमें 1 भी नहीं लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला। मतलब नंबर वाइज अगर मैं बोलना चाहूं तो ये वाला मोस्ट स्टेबल है, तीसरे नंबर का। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, नहीं आ रहा समझ में। तो 3 डिग्री नहीं बोल रहा भाई मैं, तुम्हें लगे कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। फिर बोलो, जिसमें 1 लगा है वो स्टेबल है, जिसमें 2 लगे हैं वो उससे कम स्टेबल, और 3 वाला तो सबसे कम स्टेबल है भाई। मतलब कि अगर मैं कार्बन आयन के उसमें चला जाऊं बच्चों, किसमें चला जाऊं? कार्बन आयन में, तो 3 डिग्रीज आर द लीस्ट स्टेबल। बट अगर कार्बोकेटाइंस में जाऊं तो 3 डिग्रीज आर द मोस्ट स्टेबल। सो भैया रट नहीं सकते, समझ सकते हैं क्यों पॉजिटिव चार्ज होने पे 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव होने पे 3 डिग्री वाला सबसे अनस्टेबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज लीस्ट स्टेबल एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल। अभी भी बात थोड़ी बहुत अगर समझ में नहीं आई हो तो अब समझ में आ जाएगी जब मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आइए, पिछला समझ में आ गया पक्का आप लोगों को? अब अगला सुनना और बताना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, चलो बता दो। कौन सा ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है? रियान कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है? Which one is more stable? Is CS3CH2+ और NO2CH2+? अब इसके लिए तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि CS3 कैसा ग्रुप है और NO2 कैसा ग्रुप है। सो डोंट फॉरगेट, NO2 किस लिस्ट में लिखवाया गया है, ध्यान से पढ़ो। NO2 एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। शिवम इधर बिल्कुल ध्यान देना है बोर्ड पे भाई, यहां से ऑर्गेनिक अच्छी कर ले गए,
तो 12th भी बहुत अच्छी जाएगी तुम लोगों की। और फिर नीट का एग्जाम दोगे तो 50% ऑफ द सिलेबस कवर्ड बाय केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम लोग जेई का एग्जाम दोगे तो उसमें भी 50% सिलेबस इसी का है। और केमिस्ट्री में यही सब आती हैं जो चीजें कराई जा रही है। और ऑर्गेनिक में आप लोगों को उस लेवल तक की कराऊंगा कि जो एनसीईआरटी से ऊपर ही होगी। एनसीईआरटी से ज्यादा आगे की करेंगे हम ऑर्गेनिक जो है, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एनसीईआरटी वाले हैं वो तो वैसे ही हो जाएंगे फिर। तो मुझे तुम बस ये बताओ कि NO2 किस तरह का ग्रुप है, बोलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब तुम मुझे बताओ ये वाले में क्या होगा, ये वाले में डोनेशन होगा, ये वाले में क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे नहीं तो फिर तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझोगे। ऐसे आया था क्वेश्चन, ऐसे नहीं आया था क्वेश्चन, आया था ऐसे, क्लास प्लीज। तो ये वाले में डोनेशन होगा और ये वाले में क्या होगा, विड्रॉल होगा। तो मुझे बताओ जरा, इस केस में प्लस खत्म होने लगेगा और इस केस में प्लस और बढ़ने लगेगा। यार विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो वो और प्लस को बढ़ा देगा, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए जब कोई खींचता है तो सामने वाले में प्लस बढ़ता है और जब कोई देता है तो उसके ऊपर माइनस बढ़ता है एक तरीके से। तो प्लस किस केस में कम होगा, योगिता ध्यान देखो, प्लस किस केस में कम होगा, इस वाले केस में। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब कोई डोनेट करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज की क्रिएशन होती है, तो प्लस कम होने लगेगा। नहीं आया। और जब विड्रॉ कर रहा है तो और प्लस को बढ़ा देगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला या वो वाला, पहले वाला ना। नहीं आया समझ। तो अब आपको ऐसे लिखना है कि फर्स्ट वाला इज मोर स्टेबल देन सेकंड वाला। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, करोगे जरा बताना। वही क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी चेक करनी है आप लोगों को। और क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। करो करो करो, टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल समय नहीं है। कर पा रहे हो? चलिए बताइए, ये सारे ग्रुप जो लगे हुए हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आशु, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगे हुए सबके सब। ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स आर, जो लगाए हैं मैंने, अगर आप लिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी में सबसे ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी फ्लोरीन की है। बोर्ड पे देखो ना, फ्लोरीन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा विड्रॉ करने के मामले में, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की उससे कम। और ये बड़ा स्वाभाविक है, आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेटिव, जितना नीचे आता होगा इलेक्ट्रोनेटिव कम होती जाएगी। तो मुझे तुम ये बताइए, सारे ही विड्रॉइंग है बच्चों, बच्चों सारे ही विड्रॉइंग नेचर के हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करवाते हैं। अगर सबके सब विड्रॉ करवाते हैं तो सबके सब इस कार्बन चेन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर वो तो एक कार्बन बाद लगा हुआ है, लेकिन आप भूलिए मत कि इंडक्टिव इफेक्ट तो भैया 2-3 कार्बन तक जाता ही है। तो अगर इसने विड्रॉ करे तो आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये विड्रॉ कर रहे हैं तो कैसा चार्ज क्रिएट कर रहे हैं इन्हें, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव को बढ़ा देंगे। अब सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा बताओ जरा, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल केस कौन सा आएगा, फ्लोरीन वाला। तो देखो रटना नहीं होता ऑर्गेनिक में, सब कुछ लॉजिक पे काम कर रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल वो वाला होगा, सारे अनस्टेबल है, सब पे पॉजिटिव है, सब पे पॉजिटिव और बढ़ने लग रहा है, लेकिन सबसे कम पॉजिटिव बढ़ेगा आयोडीन वाले केस का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सबसे कम विड्रॉ वही करता है, विड्रॉ सब करते हैं लेकिन सबसे कम विड्रॉ वही करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आयोडीन वाला केस होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताओ, द मोस्ट स्टेबल वन इज सेकंड वन। फिर बोलो कौन आएगा, फोर्थ वन। फिर बोलो कौन आएगा, थर्ड वन एंड द फर्स्ट वन। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर मिलेगा, पेपर में कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? आगे अगर मैं बात करूं, याद रखना ये बाद में मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बड़े इंपॉर्टेंट पेपर से पहले, तो उसमें इनका बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। अब ये कितने दिए, 1 2 3 4 5। आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? चलो पहले चेक कर लेते हैं। डोनेटिंग, हाँ भाई डोनेटिंग, अंकित यार ध्यान देना। CH3 डोनेटिंग, NO2 विड्रॉइंग, NO2 विड्रॉइंग, NO2 विड्रॉइंग।
CH3 डोनेटिंग, CN विड्रॉइंग। चलिए आप मुझे बताइए, विड्रॉइंग वाले स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? विड्रॉइंग वाले जो खींच रहे हैं वो स्टेबिलिटी खराब कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, समझो। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव को खत्म कर रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल डोनेटिंग वाले होंगे, ये बात तो पक्की है। तो डोनेटिंग वालों को पहले रखना है और विड्रॉइंग वालों को बाद में। ये समझ नहीं आया सर, क्या बोल दिया तनिष्का? नहीं आया बस समझ में। अब मुझे तुम बताओ कि इन सब में डोनेटिंग वाले ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज डोनेट करके वो प्लस को खत्म करने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग किसमें लगा हुआ बोलो? चौथे वाले में। तो फोर्थ वन इज द मोस्ट स्टेबल। फिर बोलो कौन सा आएगा जिसमें एक डोनेटिंग है? अब विड्रॉइंग तो खराब है, विड्रॉइंग तो जितना विड्रॉइंग उतना प्लस बढ़ा देगा और खराब कर देगा। तो जिसमें कम विड्रॉइंग हो, इसमें एक विड्रॉइंग उसमें भी एक विड्रॉइंग। लेकिन आप जानते हैं कि इन दोनों की विड्रॉइंग स्ट्रेंथ में भी CN की विड्रॉइंग स्ट्रेंथ कम है और NO2 की विड्रॉइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। NO2 ज्यादा विड्रॉ करता है और CN कम विड्रॉ करता है। कैसे पता? तो भैया लिस्ट इसीलिए तो बनवाई थी आप लोगों के लिए। लिस्ट देखो ना, लिस्ट में NO2 ज्यादा विड्रॉ करता है और CN कम। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि किसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया होगा, तो भैया ऑब्वियस सी बात है NO2 ने ज्यादा विड्रॉ किया होगा भाई, ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर दिया होगा और अनस्टेबल कर दिया होगा। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा? सिंपल पकड़िए कि ज्यादा पॉजिटिव बढ़ रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है, ज्यादा नेगेटिव बढ़ रहा है तो भी अनस्टेबल हो रहा है। न्यूट्रल की तरफ जो जा रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अंदर नहीं है बस समझे। तो इसके बाद कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? CN वाला, यानी कौन सा बोलो? पांचवा। फिर बोलो कौन सा आएगा? दूसरा। और फिर ये वाला सबसे बेकार है जिसमें दो लगे हुए। अब बताओ जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? अब चाहे नेगेटिव चार्ज है स्पीशीज पे, चाहे पॉजिटिव चार्ज है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई whether it is electron donating group is attached और electron withdrawing group is attached। उसके बाद आप बता देंगे उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। कितने मर्जी क्वेश्चन ट्राई कर लो आप लोग, यही कॉन्सेप्ट बना रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात है। आगे बढ़ा जाए तो हाँ 20 मिनट है, हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरे को लगता है इसके ऊपर बन गए इनफ। तो आप लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करने इसके ऊपर, और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट इफेक्ट जिसका नाम है बच्चों, दिस इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, एंट्रेंस वालों का फेवरेट है, स्कूल वालों का फेवरेट होता है इंडक्टिव, एंट्रेंस का फेवरेट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। क्या होती है हाइपर कंजुगेशन? आइए समझते हैं। मैं आप लोगों को एक मॉलिक्यूल दिखाता हूं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। मैं भी रिसेंटली कुछ एक जेईई में क्वेश्चन आया था, वाला भी आपको मैं दिखाता हूं क्या था, इसी टॉपिक से आया था। अब समझिए फिर उसके बाद करेंगे। ओए पीछे रहने दो। एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3CH2Cl। अभी भी आप लोग पढ़ के आए हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, पढ़ के आए ना? अब मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, अगर बच्चों ये क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे रखेगा, और समहाउ अगर कभी बॉन्ड टूटा तो तुम लोग जानते हो कि कौन बॉन्ड को लेके जाएगा? बहुत अच्छे, अब सीख चुके तुम लोग, क्लोरीन बॉन्ड को लेके जाएगा। और ऐसे में क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो? नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर कैसा आएगा बोलो? बहुत अच्छे। देखो साथ के साथ सीख रहे हो, बढ़िया समझ में आएगा। ऐसा कुछ बनेगा पहले तो मुझे बताओ, अगर बॉन्ड टूटा तो ऐसा बनेगा, नहीं टूटा तो इंडक्शन होता रहेगा। तो ही बात है यार, अगर इंडक्शन चला तो इसके ऊपर माइनस रहेगा, उनके ऊपर प्लस पार्शियली रहेगा। लेकिन अगर टूट ही गया तो ये पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा और ये पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? बॉन्ड टूट सकता है ऐसे। चलिए इसी बात को थोड़ा सा ओपन करके समझाता हूं कि 3 बॉन्ड ऐसे थे कार्बन के, बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए और ढंग से सुनेंगे आप लोग। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अच्छा इस समय बताओ प्रिंस, सबका ऑक्टेट पूरा है? यस सर। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 4 शेयरिंग से आ रहे हैं बगल से, देख रहे हो? 4 खुद के, नजर रखना इलेक्ट्रॉन्स पे। मैं बार बार बोलता हूं कि बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। 4 खुद के, 4 शेयरिंग से। इसके पास भी 4 खुद के, 4 शेयरिंग से। बिल्कुल मामला सर टोटली कंप्लीट चल रहा है। लेकिन क्या दिक्कत हुई? क्लोरीन अगर बॉन्ड पेयर लेके चला गया तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? क्लोरीन भाई साहब एक तो अपना ले जाएगा, जो शेयरिंग करवा रहा था इस कार्बन के साथ, इसके साथ शेयरिंग करा रहा था, यार अपना ले जाऊंगा और तेरा भी ले जाऊंगा भाई इलेक्ट्रॉन। इससे क्या दिक्कत आएगी पता है आप लोगों को? क्लोरीन के पास तो आ जाएगा माइनस चार्ज, लेकिन इधर क्या सीन बनेगा कि ये 3 तो हाइड्रोजन ऐसे हैं और इधर कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरा जोड़ा चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। क्यों भाई? आपको बताया तो है मैंने, जब 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग चल रही होती है तो अगर एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा तो वो अपने के साथ साथ इसका भी ले गया, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस आया और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर बोलो क्या आया? प्लस आया। विनय नहीं आ रही बात समझ? चल मुझे देख के बताओ इस साले कार्बन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, देख के बताओ। है? अरे 4 बॉन्ड यार, ऑक्टेट पूरा है। इसका पूरा है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने और चाहिए? 2 चाहिए।
ये प्रॉब्लम है यहाँ पर ना। इसी वक्त पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एक्शन में आता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं रहेगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो अनस्टेबल है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो वापस क्या होने की कोशिश करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ये नेचुरल टेंडेंसी है, नेचर की भी ये टेंडेंसी है। कोई चीज अगर बहुत अनस्टेबल है तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके अपनी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करेगी। तो ये हमारा अनस्टेबल हो चुका है। और अब देखिए, अब यहां से इंडक्टिव इफेक्ट शुरू होता है, सॉरी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शुरू होता है। ये मात्रा सबको समझ में आ गया जो बोर्ड पे है। अब ये मॉलिक्यूल कैसे स्टेबिलिटी पाता है ना, बस वो चीज सबको सीखनी है। आ जाइए भाई, बिल्कुल नजरे बोर्ड पे हो इस समय, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल स्टेप समझाने वाला हूं। मुझे बताओ इसके कितने बॉन्ड पूरे हैं? 4। इसके कितने? 3। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका ऑक्टेट पूरा किसी तरीके से होना चाहिए ताकि इसमें स्टेबिलिटी आ सके। अब यहां पर कार्बन कार्बन के साथ दोस्ती दिखाता है। मैं बात बुकिश तरीके से बाद में करूंगा, पहले इसको समझाने के तरीके से हम जनरली समझेंगे, जनरली हुआ क्या होगा। एक्चुअली में दोनों कार्बन जब बने होते हैं, आप लोग जानते हैं कार्बन की कार्बन से बड़ी गहरी दोस्ती होती है, बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो कभी भी कोई एक कार्बन जब अनस्टेबल होता है ना, हमने यहाँ पर एक कार्बन बोलो क्या होता है? अनस्टेबल। तो बगल वाला कार्बन किसी तरह का उसका मदद करेगा जिससे उसका स्टेबिलिटी आ जाए। और वो क्या करता है समझने की कोशिश करना बच्चों, ध्यान से देखना होगा क्या। इस जगह पर जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है सबके नजरे बोर्ड पे, तो ये वाला कार्बन क्या करता है कि भाई मेरा तो ऑक्टेट पूरा है, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे तेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और मेरे को भी दिक्कत ना आए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो होता है ऐसा। यहां पर एक बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। किस तरीके से समझिएगा, आपको दिख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से, एक खुद हाइड्रोजन का और एक किसका बोलो? कार्बन का। तो कार्बन क्या करता है, कहता है ये पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं, पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं। ढंग से सुनिएगा इस चीज को, 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, बने रहेगा, लेकिन 5 मिनट के लिए, अगले 5 मिनट कुछ टॉपिक में रहिएगा। तो ये क्या करता है, पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां पर शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने का मतलब दिखाता हूं कैसे। ये वाले 2 बॉन्ड तो ऐसे ही रहते हैं कार्बन के, ये वाला कुछ ऐसे रहता है, ध्यान से देखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, कुछ ऐसा। लेकिन वो जो पूरा जोड़ा है ना 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब ये स्वयं इधर, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब ऐसे ऐसे यहां पर ले आता है। एक्चुअली में उसने बताया क्या करा, कहा कि देख एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा खुद का है, एक मैं हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन का है जो शेयरिंग करता है मेरे साथ ना, तो मैं क्या करता हूँ पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर लेके आता हूँ, जिसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तू ले लियो, हाइड्रोजन से छीन लाए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लाए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या था तू रख लियो, और मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन मैं उससे शेयर करा रहा था वो मैं अब तुझसे ही शेयर कराऊंगा। तो बोल तेरे 8 हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। दोबारा समझो, दोबारा समझो, बहुत गहरी दोस्ती होती है कार्बन कार्बन के बीच में, गहरी दोस्ती चल रही है। यहाँ पर क्या चल रहा है देखो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया भाई, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ले जाएगा। उसके बाद बचे 6 इलेक्ट्रॉन। बगल वाला कार्बन कहता है चिंता वाली कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, कैसे पूरे करूंगा, कैसे पूरे करूंगा, मेरा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन में अपना शेयर कराता हूं, एक उसका होता है। एक काम करता हूं, दोनों को दोनों उठा लाता हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पर रख देता है, कहता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तू ले, तेरे 7 हो गया, और एक जो मैं उसके साथ शेयर कर रहा था वो भी तेरे साथ ही शेयर करूंगा। बोल कितने हो गए? 8। अब काउंट करो, इसके कितने? 8, इसके कितने? पूरा हो गया। लेकिन किसके ऊपर इस पूरी प्रोसेस में कमी आ गई? हाइड्रोजन के पास से जो खुद का इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो अब हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? बोलो पॉजिटिव, एंड इट विल बी द डिटैच फ्रॉम द मॉलिक्यूल। अभी डिटैच हो चुका मतलब टूट चुका मॉलिक्यूल से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। दोबारा 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 समझिए, जब भी किसी कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, दोबारा सुन लो, पॉजिटिव चार्ज। कैसा जाएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। तो वो खुद के हाइड्रोजन कभी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो काउंटिंग करके 6 बन रहे हैं। अरे इन बॉन्ड्स को तो इंक्लूड करके 6 बन रहे हैं ना। बगल वाला कार्बन कुछ ऐसी मदद कर जाता है जिससे इसमें स्टेबिलिटी आए। और मैं बोल रहा हूँ 12th क्लास तक ना पीछा नहीं छोड़ेगा हाइपर कंजुगेशन, इतनी सारी रिएक्शंस कराऊंगा और बार बार बोला करूंगा, देखो बच्चों हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा होता है। इसलिए अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। उस समय क्या होता है फिर हमें शॉर्ट में बताना पड़ता है कि देखो ऐसा पढ़ा था ना हमने, तो अभी ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ही जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है हमदन, तो बगल वाला कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा है, तो वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे तेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और मेरे को भी दिक्कत ना आए। तो वो कैसे कर सकता है? तो वो किसी भी हाइड्रोजन को, इसको तीनों में से किसी को भी कर सकता है ना, किसी भी एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को पूरी तरीके से यहां शिफ्ट कर देता है। बॉन्ड को शिफ्ट करना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आना। कितने इलेक्ट्रॉन बोला? 2। एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के उसको देता है, उसका प्लस हट जाता है, और बदले में अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उससे शेयर करा रहा था वो भी इससे शेयर कराता है। बोलो हो जाएंगे 8? पहले 6 तब कितने हो जाएंगे? बोलो 8। और इसको भी कोई काउंटिंग की दिक्कत नहीं है, इसके भी बोलो कितने हैं? 8। योग्यता नहीं आ रही बात समझ में? और इस पूरी प्रोसेस में किसके ऊपर प्लस आ गया? बोलो H प्लस। किसके ऊपर आ गया? बोलो H के ऊपर प्लस। तो मैं आपको बताता हूँ 12th क्लास में एक रिएक्शन कराते हैं बच्चों को, इस रिएक्शन का कुछ नाम भी है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान समझिएगा। रिएक्शन करवाते हैं ये वाली CH3CH2Cl। तो मुझे सोच के बताना, कहते हैं
इस रिजल्ट के बाद ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बना प्लस में HCl। सोचिए क्यों बना HCl? पहले तो Cl निकला होगा यहां से, Cl निकला होगा यहां से, तो Cl पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। कैसा चार्ज आएगा? फोकस करिएगा, क्या पता तुम्हें एक बार समझ में आ जाए। Cl के ऊपर माइनस आया था, इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या आया था? प्लस। पीछे खुशी वंशी का ऐसे नहीं आएगा समझ में। Cl बॉन्ड निकला तो इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आया? प्लस का। और जब इस कार्बन में प्लस आया तो बगल वाले कार्बन ने अपने हाइड्रोजन का बॉन्ड एलिमिनेट करवा दिया, तो जिसके कारण वहां से निकला H प्लस। क्या निकला बोलो? वो H प्लस और ये Cl माइनस मिलकर बोलो क्या बन गया? HCl। और बीच में क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड। रिएक्शन समझना है तो कोई टेंशन नहीं है, रिएक्शन की टेंशन नहीं लेनी। अभी टेंशन लेनी इस बात की कि जब किसी कार्बन के ऊपर प्लस आता है तो बगल वाला कार्बन कैसे हाइपर कंजुगेशन करके उसकी मदद करता है, वो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा आप लोग मुझे बस एक बात और बता दो, क्या सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन मदद कर सकता है? ये वाला भी कर सकता है, नीचे वाला भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि मतलब कि अगर, ध्यान देना भाई, अगर ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो H प्लस इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है और बॉन्ड यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब उसका प्लस हट जाएगा यार, उसका प्लस हट जाएगा। देखो एक बात समझ लो यार, कहीं पर कमी थी ना और वो पूरी हो गई है तो किसी और के पास कमी आ गई होगी, ये बात तो है। तो अगर इसका प्लस था ना तो इसी में लेन देन चल रहा है, तो इसका प्लस हटा तो किसी और के ऊपर प्लस आ गया होगा, वो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस कार्बन कार्बन से दोस्ती दिखाता है, उसको स्टेबल कर देता है, हाइड्रोजन छूट जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा क्या ये वाला H प्लस हट सकता है? ये वाला हट सकता है? ये वाला नहीं हट सकता? हट सकता है। वो वाला भी हट सकता है। कैसे हटेगा सर? अरे यार वो बॉन्ड पोजीशन वैसे बनाएगी, हट वो भी सकता है। तो बता एक और स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? बताओ एक और स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? ये वाला भी प्लस हट सकता है। और मुझे बताओ जरा, ऐसा बन सकता है, हर केस में बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे यार ये मैं H प्लस दिखा रहा हूं, यहां पर ये हट चुका है मॉलिक्यूल से, ये मॉलिक्यूल का हिस्सा अब नहीं है। इस इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने? कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने? तो हम बोलेंगे देयर आर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इस 3 का मतलब बताऊं क्या होता है बच्चों? इस 3 का मतलब होता है कि ये कितने तरीकों से स्टेबल हो सकता था। ये मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए कितने तरीकों से स्टेबिलिटी आ सकती है। सर इसमें प्लस आए ना तो ये भी स्टेबिलिटी ला सकता है, ये वाला भी स्टेबिलिटी मदद कर सकता है, ये वाला भी। कितने तरीके से स्टेबल हो सकता है? 3 तरीकों से। इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। क्लास प्लीज, अभी इसको ऐड करेंगे, अभी टॉपिक में कुछ ऐड करना है। पहले तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। सर कहीं पर अगर कार्बन में कार्बोकैटायन बना, कार्बन चेन में कार्बोकैटायन बना, अंकित कैसे बनेगा कार्बोकैटायन? यार कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड छीन लेगा तो कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा। जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो हमेशा बगल वाला कार्बन उसकी मदद करेगा। अगर बैठा है कार्बन तो कैसे करेगा? वो हाइड्रोजन से ही बॉन्ड को छीन लेगा, हाइड्रोजन से ही बॉन्ड को, जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसको भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सिक्वेंटली बस H के ऊपर प्लस आ जाएगा, H के ऊपर। इस इफेक्ट को बोलो क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? अभी मुझे तुम एक बात बताओ बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को कुछ बताया था, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री। ये वाला कौन सा है? मेरा बस आप लोगों से सवाल ये है कि इन सभी मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होने के तरीके किस मॉलिक्यूल के पास है? सोच के बताना, किसके मॉलिक्यूल के सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स तैयार हो सकते हैं? भाई इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो बगल वाला कार्बन इसकी मदद करेगा अपने 3 हाइड्रोजन से एलिमिनेशन करवा के, बॉन्ड छीन के। तो ये कितने तरीके से स्टेबल हो सकते हैं? 3 तरीकों से। बस अभी सिखाया मैंने पीछे, अरे नहीं आ रहा भाई समझ। लेकिन ये वाले पे जब प्लस है तो ये वाला कार्बन भी अपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा सकता है। कार्तिक वंश इधर, जब इसमें पॉजिटिव है तो ये वाला कार्बन भी अपने 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड छीन के एलिमिनेशन करवा सकता है और ऊपर वाला भी तो कर सकता है मदद यार। अरे नहीं आ रहा है समझ। अगर मैं इस सेकंड वाले को देखूं, तुम लोगों को पता नहीं समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, या मुझे ही दोबारा रिवाइज हो गया है ना? हो सकता है ना? तो इसका ऑक्टेट पूरा है 4 का, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका नहीं है। तो भैया मैंने बोला ना, या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, 3 तो ये हो गए। नहीं इसका बताओ, ये भी तो हो सकता है नहीं ये वाला आ जाए यार। अगर वो वाला आ जाएगा तो भी तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे? मतलब तुम मुझे ये बताओ इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं? 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसके कितने बोलो? 6 क्यों है? नहीं आ रहा समझ में सर? नहीं आ रहा देवदत्त समझ में? देवदत्त को नहीं आ रहा? किसको नहीं आ रहा कि इसके 6 कैसे हैं सर? क्योंकि सर जब इसमें प्लस आएगा, जब इसमें प्लस आएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन के मदद कर सकता है। आपको सिखाया मैंने कैसे, बगल वाला ही मदद कर सकता है।
तो बगल वाला चाहे यार लेफ्ट में लगाओ चाहे ऊपर लगाओ तो मदद कर ही सकता है ना। तो मुझे तुम ये बताओ ये वाला कार्बन कितने तरीकों से मदद कर सकता है, कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड छीन के मदद कर सकता है? 3। और ये वाला भी 3। तो टोटल कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? 6। तान्या इधर, इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है यार। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस किस मॉलिक्यूल के हैं? इसी के। सबसे कम उसके हैं, और मैं बोलूं कि उससे भी कम इसके हैं। इसके हैं 0 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। कोई कहेगा 0 कैसे है सर? अरे यार जिसके ऊपर प्लस है उसके साथ बगल में कोई पड़ोसी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है इसका कोई भाईचारा ही नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है ना। अरे समझो तो सही यार, नहीं आ रहा समझ में? बच्चों बातों में नहीं लगना है, लास्ट के 10 मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सुनो बस ध्यान से। मुझे तुम ये बताओ इसके अंदर स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सर इसके पड़ोस में कोई भी दूसरा कार्बन है ही नहीं। कुछ कहेंगे सर इसके पास तो खुद क्या हाइड्रोजन, अरे यार वो 6 इसके मिला के 6 है, ये कैसे मदद करेंगे? तो टोटल 6 इनके मिला के हैं। समझ रहे बात को? बाहर से कुछ मिलेगा तभी तो पूरा हो पाएगा ना, समझे? पक्का बताओ। तो एक बात मेरे को समझ में आई, ध्यान सुनना, एक बड़ी ही जरूरी चीज मैं लिखने वाला हूं, नोट करके। क्या लिखने वाला हूं? किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बोलो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। रुक जाओ, अगली क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके टॉपिक के ऊपर। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बोलो क्या होगी? स्टेबिलिटी। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये वाला मोर स्टेबल है, और ये वाला तो मैंने कहा कि जिसके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी। और मैं तुम्हें बता दूं कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका बताया तो तुम लोगों को, ढंग से सुन लेना। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। ये जो बात कर रहे हो ना भाई, तुम लोग फंसोगे पेपर में। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही होंगे जितने उस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन्स है। अब आप कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? तो आइए बोर्ड पे एक चीज सिखा देता हूं, सुन लीजिए। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 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 प्लस। सुन लीजिए, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बगल वाले कार्बन को बुलाते हैं अल्फा कार्बन। क्या बुलाते हैं बोलो? और उस पे जो मौजूद हाइड्रोजन्स होते हैं उनको बुलाते हैं अल्फा। ऐसे ही उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को गामा, और सेम कॉन्सिक्वेंटली इनके हाइड्रोजन्स के नाम रखे गए हैं। सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन का नाम बोलो क्या होता है? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले का बीटा, उसके बगल वाले का गामा, और उन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स के नाम भी सेम लगाए गए, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। मुझे बस तुम एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, देवदत्त आशु, क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है यार? बोर्ड पे बने रहो बिल्कुल। चौथे पे कुछ नहीं है ना, इतने तक जाना ही नहीं है। डेल्टा बोलेंगे, हालांकि अगर बोलेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, लेकिन जाना नहीं है तो इतनी आगे तक। अब मेरे को बस तुम एक बात बताओ, इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी लाने के हाइपर कंजुगेशन से कितने तरीके हैं? बस ये बताओ मेरे को, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी कितने तरीके से आ सकती है? 1 तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से। आप मुझे बताओ, इस पे अगर पॉजिटिव है तो इसकी मदद कौन करेगा? इस पे पॉजिटिव है तो मदद कौन करेगा? बगल वाला कार्बन, सिर्फ बगल वाला कार्बन। बगल वाला कार्बन ही हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा के इसको बॉन्ड दे सकता है। वो वाला कैसे देगा यार? बॉन्ड ऐसे थोड़ा चला जाएगा जंप करके, पास पास में ही होएगा, शेयरिंग है। मेरी बात सुनिए रौनक, इस कार्बन के ऊपर अगर तेरा पॉजिटिव है तो इसकी मदद सिर्फ कौन से हाइड्रोजन कर सकते हैं? देखना, सिर्फ यही वाले हाइड्रोजन का तो बॉन्ड यहां आ सकता है, ये वाला आ सकता है। इसके पीछे तो हाइड्रोजन नहीं है, इसके पीछे तो कार्बन की चेन है। इस कार्बन के जो बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन है उसी के हाइड्रोजन्स की शिफ्टिंग होती है। तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है? मात्र 2। मैं कह रहा हूं कि एक सिंपल तरीका कैलकुलेट करने का बता रहा हूं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पर जितने हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, या उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। और जितने अल्फा हाइड्रोजन्स है उतने ही बोलो क्या है? हाइपर कंजुगेटिव। और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ज्यादा तरीकों से वो स्टेबल हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। समझ नहीं आ रही बात? समझ। तो मुझे तुम ये बताओ इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अरे बच्चों बातें नहीं बोलो, कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 2।
इसके दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक सारी बात छोड़ो, एक क्वेश्चन बताओ मुझे, एक क्वेश्चन बताओ, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल? चलो बोल दो एक बार, बिल्कुल चुप हो जाओ, बता देना अब। चलो इन दोनों में बता दो, चलो कोई नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बताओ। अगर मैं जाऊंगा हाइपर कंजुगेशन के जरिए, रौनक इसमें कितने तरीकों से हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन आ सकता है? 3 तरीकों से। या इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो? 3। इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मात्र 2। तो मैं बोलूंगा सर इसमें 2 हाइपर, सॉरी इसमें 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें 2, तो ज्यादा स्टेबल पहले वाला है एज कंपेयर टू दूसरे वाला। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल था? 2 डिग्री से 2 डिग्री वाला क्यों ज्यादा स्टेबल था? 1 डिग्री समझ में आ गया। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे भी आया, थोड़ा दे दो मुश्किल क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे। बताओ कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसमें बन रहे हैं? इसके लिए आप लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए बस। कितने बच्चे फेवर करते हैं 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? सर फेवर करते हैं 6, ठीक है। 7 कितने फेवर करते हैं? 7, ठीक है। अब एंड कर लो, 6 और 7 वाले ही, और तो कोई नहीं है। कुछ नो नो चिल्ला रहे थे शुरू में, नो ऑप्शन भी नहीं मिला। अरे ठीक है 6 बोल रहे हो आप लोग, समझाता हूं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जेई में पूछा गया इसका। ए सुन लो, बहुत सिंपल सी चीज है, फिर वही क्लास शोर नहीं, देखो भाई छुट्टी नहीं हो पाएगी भाई, चुप रहो एक बार सुनो। बात ऐसी है भाई, जिस कार्बन पर प्लस है उसकी मदद कौन करेगा? अरे जिस कार्बन पर प्लस है उसकी मदद कौन करेगा? बगल वाले कार्बन, यानी अल्फा कार्बन। अच्छा इसके पास अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं योगिता? अल्फा कार्बन देखो, ये तो कार्बन मेन हो गया जिसके ऊपर है अल्फा, ये भी है अल्फा, ये भी है और अल्फा ये भी है। बोलिए मत सारे अल्फा हैं भाई। अब हाइड्रोजन काउंट करता हूं, क्योंकि इसका मात्र एक बॉन्ड बन रहा है। देखो क्लास बाहर से ना ऑलरेडी शोर मच रहा है, आप लोगों को चुप होना पड़ेगा, टॉपिक खराब हो जाता है समय। इसका मात्र एक बॉन्ड बन रहा है, तो कितने हाइड्रोजन है? 3, इसीलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिखाया गया था आप लोगों को। अच्छा बताओ इधर भाई उर्वशी, इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो बाकी 2, और हालांकि इसको भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, CH3 है। और थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन भी है इसके पास, बाकी का नीचे भी कुछ कुछ है। अब काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 तो ये हैं, 2 ये हैं, 5 और 1 ये, कितने बोलो? 6 तरीकों से स्टेबलाइज हो सकता है, बिकॉज बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शोर नहीं। फिर वही बात है इधर भाई गर्ल्स, देखो हाइपर कंजुगेशन ना आखिरी के 15 मिनट में थोड़ा तेजी में खींचा है। क्वेश्चंस मुझे अभी और भी कराने इसके, लेकिन जितना बताया उतना कुछ आपको आइडिया लगा? तो जरा मुझे बताना जरा कि हाइपर कंजुगेशन में मैंने तुम लोगों को क्या बताया, पहले सुन लीजिए। पहले तो तुम मुझे बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट तुम सबको क्लियर था? या तो कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, तो वो पूरी कार्बन चेन के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर देते हैं, या तो प्लस का या इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अब उसके मैंने एग्जांपल्स तुम्हें दिए, कौन कौन विड्रॉइंग होता है, कौन कौन डोनेटिंग होता है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कराए। क्या तुम्हें स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? पक्का? संजना गलती तो नहीं होगी इसमें? पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा न्यूट्रलिटी के नजदीक है। वो डिपेंड करता है डोनेटिंग ग्रुप लगाया विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा, स्टेबिलिटी घटा रहा होगा। तो चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी सबको समझ में आ गई थी। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन में मैंने क्या बताया कि अगर कार्बन की चेन के साथ जो एटम लगा हुआ है, देवदत्त पिटाई हो जाएगी, कार्बन की चेन के साथ जो एटम लगा हुआ है
वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड छीन सकता है और छीनने के बाद कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा। मैं कह रहा हूं यहीं से शुरू करो, किसी भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। आप जानते हैं कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बोलो 6। तो बगल वाला कार्बन उसकी मदद करता है, कैसे? बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इट्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वो शिफ्टिंग कराता है और इस कार्बन की मदद करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको बताया कि जब वो पूरा बॉन्ड पे शिफ्ट करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के कार्बन को देता है और कहता है मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो भी जैसे शेयर करूंगा, तेरे 8 हो जाएंगे, मेरे भी 8 हो जाएंगे, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे में मदद कौन करता है? बगल वाला कार्बन। और बगल वाला कार्बन मदद कैसे करता है? अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन के। इसका मतलब जितने भी बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है उतने ही बोलो क्या है? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इसके कितने पॉसिबल थे? 3। ऐसे ही मैंने आपको बोला कि अगर मैं 2 डिग्री वाले की बात करूं तो 6 तरीके से स्टेबलाइजेशन आ सकता है, इसमें 9 तरीके से स्टेबलाइजेशन आ सकता है, 3 तरीके से उसमें स्टेबलाइजेशन आ ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा और वाला उससे भी स्टेबल। तो इंडक्टिव से भी समझ में आ रही है ज्यादा स्टेबल है, हाइपर कंजुगेशन समझ में आ रही है ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जितने बोलो क्या होंगे? समझ नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा? और अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को काउंट करने आ रहे हैं? इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कैसे हैं? क्लियर होता है कि नहीं होता? पक्की बात है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी का कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिनिश करते हैं।